Hello friends, this is Naveen and I welcome you to my online YouTube channel रोइला ट्यूशन क्लब। तो बेटा आज हम बात करने वाले केमिस्ट्री कौन सी क्लास की? 10th क्लास की। ठीक है, और 10th क्लास की अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं उसके अंदर टोटल चैप्टर हैं कितने? 5 में से जो सबसे पहला चैप्टर उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर का सबसे पहले नाम लेता हूं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो बेटा केमिकल रिएक्शंस होती क्या है? ठीक है, तो 9th क्लास में हमने चेंजेस पढ़े थे। ठीक है, तो चेंजेस कितने टाइप के होते थे? 2 टाइप के। कौन से? एक फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। ठीक है, तो जो फिजिकल चेंज होता था, फिजिकल चेंज का मतलब था किसी भी सब्सटेंस के या मैटर के शेप, साइज या कलर में चेंज आना, दैट इज फिजिकल चेंज। ठीक है, मान लो मैंने एक पेपर लिया, उसको क्या कर दिया? क्रश कर दिया, तो उसकी शेप चेंज हो गई, तो वो क्या बन गया भाई? फिजिकल चेंज। ठीक है, वाइल केमिकल चेंज क्या था? केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता था जिसमें क्या होता था? एक सब्सटेंस से बिल्कुल नया सब्सटेंस बनता था दूसरे वाला, और उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती थी ना, वो पहले सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती थी। ये बोल सकते हैं कि जो पेरेंट सब्सटेंस था जिससे वो सब्सटेंस बनाया, तो पेरेंट सब्सटेंस से जो नया सब्सटेंस बना उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी। ठीक है, तो बात हो गई है। तो अब केमिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या बनती है बेटा? क्या होता है? दिस इज द रिएक्शन जिसमें क्या हुआ? इन विच सब्सटेंसेस, क्या हो सकता है बेटा? एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट्स विद each other, reacts with each other to form a new substance। कौन से चेंज के थ्रू बेटा? अभी बताया था कौन सा चेंज? केमिकल चेंज के थ्रू, बाय केमिकल चेंज। अगर मैं बात करता हूं केमिकल रिएक्शन की, तो मुझे उसके अंदर केमिकल चेंज का जिक्र जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा चेंज आ रहा है? तभी तो उसको बोलेंगे ना केमिकल रिएक्शन, जब उसके अंदर कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज आएगा। ठीक है बेटा, तो अब बात करते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया है? 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट, ये रिएक्ट किया इन सब्सटेंसेस ने विद ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? देखो बेटा, कार्बन बिल्कुल अलग चीज है, ऑक्सीजन बिल्कुल अलग चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड एक बिल्कुल अलग चीज है। तो इसके अंदर कौन सा चेंज हुआ है? केमिकल चेंज हुआ है बेटा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गया? अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के पार्ट्स की। ठीक है, मान लो उसके कंपोनेंट्स की। ठीक है, तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, उसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक तो ये और एक ये। ठीक है, ये पार्ट कौन सा हो गया? ये पार्ट हो गया कौन सा बेटा? रिएक्टेंट्स। और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट बेटा। ठीक है, तो क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन के 2 पार्ट होते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसके, जिनसे वो मिलके बनी होती है, तो रिएक्टेंट से और एक प्रोडक्ट से। रिएक्टेंट स्टार्टिंग वाले सब्सटेंस होते हैं जिनको मिलाते हैं, 2 चीजों को जब स्टार्टिंग में मिलाते हैं होते हैं रिएक्टेंट, और उन दोनों के मिलाने से कौन सा चेंज आएगा? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज के बाद जो एक नया कंपाउंड बनाया, नया सब्सटेंस बनाया, एक नया जो एटम बनाया या कंपाउंड, उसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रिएक्टेंट क्या हो गया? These are the substances that reacts with each other, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। क्यों रिएक्ट करते हैं? ताकि वो क्या बना सके? एक नया सब्सटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट। कौन सा चेंज बेटा? बाय केमिकल
चेंज, केमिकल चेंज के जरिए जो क्या करेंगे हम, केमिकल चेंज के जरिए जो नया सब्सटेंस बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स। आगे भी समझ में। अब सिमिलरली डेफिनेशन किसकी बनाते हैं, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होता है, दिस इज द फाइनल या फिर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट सब्सटेंस। ये वो फाइनल रिजल्ट के तौर पर निकला हुआ सब्सटेंस होता है जो किससे निकलता है, जब कोई रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं, विच इज formed by the reaction between, किसके बीच में, रिएक्टेंट्स बेटा। तो रिएक्टेंट्स के बीच में जो क्या होता है, रिएक्शन होती है, उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट। आई समझ में। अब बात करते हैं किसी भी चीज को दुनिया में एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी होता है। और रिप्रेजेंट करने से फायदा क्या होता है, किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक वे में रिप्रेजेंट करने से हमें उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है, नॉन सिस्टमैटिक वे में हम किसी चीज को रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं मगर उससे जितना आउटपुट हम चाहते हैं ना वो चीज नहीं मिल पाती। ठीक है, इसी तरह से केमिकल रिएक्शंस है ना जो, उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड की जरूरत होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन। जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन। तो लिखो एक बार एडिंग बना लो केमिकल इक्वेशन की। ठीक है भाई, तो उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। तो अब आपको केमिकल इक्वेशन का एक हल्का फुल्का अंदाजा हो गया होगा कि भाई क्या होता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक मेथड होता है, एक सिस्टमैटिक वे तरीका होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का। और केमिकल इक्वेशन लिखी क्यों जाती है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन एक बहुत इंफॉर्मेटिव तरीका है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, वही जो हम क्या हमने ये ले लेते हैं। मैंने बोला कार्बन ने रिएक्शन की किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक रिएक्शन लिखी है मैंने, मगर केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखी, मैंने जनरली लिखी थी। अब एक चीज देखो, इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। इसके अंदर आपको बस एक इंफॉर्मेशन मिली है, क्या, कार्बन ने क्या किया है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया ना। तो आपको ये पता चल रहा है कि एक्चुअली कितने कार्बन ने रिएक्ट किया है, कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनी है। ये इस एटम ने रिएक्ट किया है, ये एटम है, मॉलिक्यूल है, या ये एटम है या मॉलिक्यूल है, या फिर ये एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड है क्या। आपको इस टाइप की कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है। ठीक है, या फिर क्या है और जानकारी देख लो। इसके अंदर अगर हम बात करें, ये बहुत लंबा तरीका है बेटा लिखने का। एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है इस चीज की, इस तरह से इक्वेशन लिखने की, एक बहुत लेंथी तरीका हो जाता है। लेंथी कैसे, ये तो एक बहुत छोटी जो रिएक्शन ली मैंने, एक बहुत छोटा एग्जांपल है केमिस्ट्री के अंदर, बिल्कुल छोटा सा एग्जांपल है। रिएक्शन ऐसे ऐसे होते हैं जिसके अंदर 4-5 रिएक्टेंट इधर होंगे और 4-5 प्रोडक्ट इधर बन जाएंगे। उस रिएक्शन को लिखने की सोचो एक बार, पूरी एक लाइन को क्या कर देगी, फिल कर देगी, और उससे ना तो हमें कोई जानकारी मिलेगी, खामखा का पेज भरने वाली बात है। ठीक है, तो इस तरह की नॉन इंफॉर्मेटिव वे को हमने क्या कर दिया था, डिस्कार्ड कर दिया। और किसका जन्म हुआ, केमिकल इक्वेशन का। ठीक है, अब देखते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है और कैसे क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन की। तो केमिकल इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो वो क्या बनती है बेटा, दिस इज द systematic and informative वे, या फिर क्या बोल सकते हैं, मैनर टू रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन भाई। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का सबसे इंफॉर्मेटिव एंड सिस्टमेटिक वे, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। अब बात करते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव अभी मैंने बोला था कि नॉन से जो केमिकल इक्वेशन के बिना जो हमने रिएक्शन लिखी थी उसके अंदर में क्या क्या नहीं मिला था। मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, कितनी अमाउंट लेनी है, ठीक है, सिंबॉलिक वे, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है केमिकल इक्वेशन की, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक वे। सिंबॉलिक वे में लिखते हैं। अब बात करेंगे व्हाट इज सिंबॉलिक वे। बेटा जब आप 9th क्लास में थे आपने पढ़ा था सिंबल्स। सिंबल्स जैसे हाइड्रोजन का H, क्लोरीन का Cl, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg। तो मैं उस सिंबल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सिंबल की वे में किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना? अरेंज करना, दैट इज आल्सो केमिकल इक्वेशन। आई समझ में? अब मैं उसी रिएक्शन को लिखता हूं, या फिर चलो बोर हो गए तो दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं। कॉपर की रिएक्शन करवाई मैंने ऑक्सीजन के साथ, आसपास की रिएक्शन ली है, कॉपर ऑक्साइड बन गया अभी, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो उस तरीके से लिखने में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पे मुझे एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसके एटम ने रिएक्ट किया है, इसके मॉलिक्यूल ने रिएक्ट किया, मुझे यहाँ पे क्या मिला है? कंपाउंड मिला है। पहली इंफॉर्मेशन मुझे पूरी मिलने वाली है कि कॉपर ऑक्सीजन क्या है, ठीक है, गैस है, ठीक है। हाँ, जो केमिकल इक्वेशन है ना, मैं किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल, किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट यूज हुए या जो प्रोडक्ट बना उसकी फिजिकल चेंज के बारे में बताता है। यहां होगा सॉलिड, यहां होगा गैस, और यहां होगा क्या? ऑक्साइड, सॉलिड, ठीक है भाई। तो इस तरह से मुझे यहां पे लिखा मिलेगा आपको, केमिकल रिएक्शन बुक के अंदर देखें ना, उसके अंदर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका देते हैं, ठीक है। अब मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, ठीक है। तो पहली बात, ठीक है, अब मुझे एक चीज सबसे पहले फिर से याद दिलानी होगी। ये क्या है? रिएक्टेंट अभी, ये क्या अभी? प्रोडक्ट। ये दो चीज सबसे पहले ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए? ये रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है। तो आपको ज्यादातर केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का देखो तरीका क्या होगा। यहां से जो सबसे पहला तरीका होगा वो किसके बारे में लिखेंगे? मान लो रिएक्टेंट के बारे में। तो देखो एक चीज, एक केमिकल इक्वेशन के अंदर रिएक्टेंट कहां लिखा जाएगा? केमिकल इक्वेशन है, उसके कौन सी साइड है बेटा? ये लेफ्ट साइड पे। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे क्या लिखा जाएगा बेटा? रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट, किसके? ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन बेटा, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट में क्या होगा? वो क्या होगी? रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट की। अब ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये लेफ्ट है तो ये कौन सी होगी? कौन सी साइड होगी बेटा? राइट। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन के राइट साइड में जो लिखा जाएगा वो क्या मिला जाएगा? प्रोडक्ट जो है इज ऑन राइट ऑफ केमिकल केमिकल इक्वेशन का जो राइट साइड है उधर क्या लिखा जाएगा बेटा? आपका प्रोडक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। ये दो चीज आ गई समझ में। अब मैं ऊपर वाले बिठा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पे आने वाली एक बड़ी चीज, क्या? एरो। अब बात करते हैं किसका? कौन सा? ये वाली चीज दिख रही है ना, ये वाली चीज, इसको क्या बोलते हैं भाई? एरो। तो मैं लेता हूं एरो पे क्या क्या लिखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात,
एरो क्या शो करेगी, एरो शो करती है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। देखो हमें पता चल रहा है कि रिएक्टेंट इधर से होते हुए रिएक्शन किधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, तो किस तरफ है इसका मुंह, उस तरफ। मतलब जिस तरफ भी किसी भी जो एरो होगी उसकी टिप होगी ना, ये टिप होगी भाई, उसी तरफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। टिप जिसकी तरफ हो वो क्या होगा, प्रोडक्ट, और उसकी दूसरी साइड क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट। आगे समझ में। तो एरो सबसे पहले क्या शो करती है, डायरेक्शन ऑफ किस चीज की, इक्वेशन, डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। और हमेशा केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन होती क्या है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने पहले प्रोडक्ट बना दिया बाद में रिएक्टेंट डाले, नहीं, रिएक्टेंट पहले डालने पड़ेंगे और रिएक्टेंट डालने के बाद जो रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो डायरेक्शन क्या होगी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ठीक है, एरो। अब बात आती है एरो पे क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी के नीचे लिखता हूं, कोई भी कैटलिस्ट, सबसे पहले बात करते हैं कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। कैटलिस्ट होता क्या है, देखो अब हमने सिंपल एग्जांपल लेते हैं। देखो एक चीज, ये भी रिएक्शन है, अपने पास कॉपर का कोई मेटल होता है, कॉपर का कोई बर्तन होता है घर पे, ठीक है। कॉपर के बर्तन को काफी टाइम तक जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हैं ना, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, एक लेयर सी चढ़ जाती है, किस कलर की, ग्रीनिश कलर। तो क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड जो होता है ना, मतलब कॉपर रिएक्शन की, वो कितने दिन के बाद होता है, महीनों लग जाते हैं उसमें, ठीक है। या फिर जो मैंने रिएक्शन ली थी बिल्कुल इंस्टेंट रिएक्शन है कि किसी भी कार्बन को जला दो क्या बनेगी, CO2 जला देगी, CO2 बना देगी, सॉरी, ठीक है। ये रिएक्शन इतनी जल्दी है कि एक मोमबत्ती उठाओ, उसको आप आग लगा दो, रिएक्शन आपने स्टार्ट कर दी। मोमबत्ती किससे नहीं होती है, कार्बन से। मोमबत्ती का एक कांस्टिट्यूएंट होता है कार्बन, और कार्बन जब जलेगा ना साथ के साथ CO2, ये रिएक्शन बिल्कुल फास्ट साथ के साथ हो रही है। ये रिएक्शन स्लो है, महीनों में लेती है। और ऐसी ही बहुत सारी रिएक्शन है, जरूरी नहीं है हर रिएक्शन दिनों या घंटों में खत्म हो जाए, ऐसी ऐसी रिएक्शन होती है। आज स्टार्ट करूंगा तो मुझे 2-3 साल लग जाएंगे उसके प्रोडक्ट निकलने में, इतनी स्लो रिएक्शन तक होती है। तो ऐसी रिएक्शंस अपने पास इतना टाइम नहीं है भाई, सच्चाई है। हमें डिस्कवरी भी करनी होती है, एनालिसिस भी करनी होती है। जल्दी से जल्दी जितने प्रोडक्ट मिलेंगे हम उतनी बार किसी एक्सपेरिमेंट को करके उतने सारे आंकड़े इकट्ठे कर सकते हैं। तो इतना टाइम तो होता ही नहीं भाई, सच्चाई है, ठीक है। तो ऐसी चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा छोटा सा, मतलब क्या होता है, मान लो कैटलिस्ट का एग्जांपल लेता हूं, मैंने आयरन ले लिया, आयरन पाउडर, मतलब लोहे का मैंने क्या ले लिया, पाउडर की फॉर्म में ले लिया। और पता क्या होता है, कैटलिस्ट, मान लो 1 लीटर में मैंने क्या लिया, कोई भी रिएक्टेंट लिए, उसके अंदर मैंने 4-5 ग्राम क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। बहुत छोटे अमाउंट, इसकी अमाउंट बहुत कम डालनी होती है। 1 लीटर के अंदर 4-5 ग्राम डाला, जो रिएक्शन 1 या 2 साल में होने वाली थी, उस रिएक्शन को ये 5 से 10 या 20 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देगा, ठीक है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है, टू स्पीड अप द, स्पीड अप किसको करने के लिए, केमिकल रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को जल्दी करवाने के लिए क्या होता है। तो बहुत फायदे की चीज है, ठीक है। तो ऐसी फायदे की चीज को लिखते कहां है, मान लो यही लिख लो, Fe पाउडर। और एक और बहुत यूज करने वाला भी, निकल, ये एक कैटलिस्ट है बहुत ज्यादा यूज करने वाला, ठीक है। इसको अब लिखेंगे कहां, अब मैंने रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट डाल दी, अब कैटलिस्ट डाल भी दिया तो मुझे रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, तो क्या मैंने कैटलिस्ट यूज किया इस रिएक्शन के अंदर, नहीं तो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि मैंने उसको किस वे से प्रोसीड करवाया है। तो कहां लिखा जाएगा भाई, यहां। मान लो मैंने आयरन लिख दिया, या फिर और निकल, कुछ भी, या फिर ऊपर या नीचे, कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरो के ऊपर या नीचे आप क्या लिख सकते हैं, कैटलिस्ट लिख सकते हैं अभी। तो इसको कहां लिखेंगे, ऑन और बिलो, किसके, द एरो, एरो के ऊपर या नीचे उसको क्या करेंगे, लिखेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद दूसरी क्या आ गई, कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन, कंडीशन। अब देखो
अब मैंने स्पेसिफिक कंडीशन क्या बोला अभी, स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब क्या है, नॉर्मली जो हम रिएक्शंस करवाते हैं ना, कोई भी हम रिएक्शन करवाते हैं, वो रिएक्शन होती है अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस। बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन किसको बोलते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की एरो पे कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब वो रिएक्शन किस वे में करवाई, स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन, पहले स्टैंडर्ड कंडीशन पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे किसकी, स्पेसिफिक की। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करता हूं तो ये वाला जो मेरे फिलहाल रूम का मोल है, या फिर किसी भी रूम का होता है, किसी भी लेबोरेटरी का होता है, विदाउट एनी एक्सटर्नल किसी भी टेम्परेचर चेंज करने की मशीन से या फिर प्रेशर चेंज करने की मशीन के बिना जो चीज होता है, इसमें टेम्परेचर कितना होता है भाई, कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस इसमें क्या होता है, ठीक है, वो टेम्परेचर यूज किया जाता है। और प्रेशर कितना यूज होता है बेटा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है जो फिलहाल वातावरण ने धरती पे लगा रखा, जो फिलहाल मेरे ऊपर लगा हुआ या धरती के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ, उसको क्या बोलते हैं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो हमें कुछ नहीं लिखना होता भाई, इस कंडीशन में हमें कुछ नहीं लिखना होता। मगर जब बात आती है किस चीज की, स्पेसिफिक। अब मान लो कोई भी रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे करवा दी, मान लो 500 डिग्री सेल्सियस ले दिया, तो कहां पे 25 डिग्री सेल्सियस, कहां पे 500 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा दिया। और मान लो मैंने 500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बात चलती है 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मैं एक ले रहा था, और 25 डिग्री सेल्सियस का मैं, सॉरी 500 डिग्री सेल्सियस का मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड में। तो ऐसी कंडीशन जब मैं किसको स्टैंडर्ड कंडीशन से हटके चलता हूं तो उसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक कंडीशन। इसको कहां लिखते हैं, ठीक है, इसको भी कहां लिखते हैं बेटा, मान लो मैंने कोई भी लिख लिया, कोई भी लिख लो, a प्लस बी हो गया c, ठीक है भाई, ये दो चीज होगी। अब देखो इसके अंदर मैंने बोला था कैटलिस्ट ऊपर या नीचे लिखा जाएगा, उसी वे में एग्जैक्टली सेम वे में कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन, मान लो मैंने क्या ले लिया, मान लो मैंने कैटलिस्ट और कैटलिस्ट ले लिया, मान लो निकिल, ठीक है, टेम्परेचर ले लिया 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर ले लिया 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, यही समझ में कि इसको नीचे लिख दे, इसको ऊपर लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बात कहने की क्या है, कैटलिस्ट भी इसी एरो पे लिखा जाएगा और स्पेसिफिक कंडीशंस भी इसी के ऊपर या नीचे लिखी जाएगी। तो आगे भी समझ में, ठीक है। और एक और बात है, एक छोटी सी बात रहेगी कि पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन के अंदर पॉजिटिव क्या करता है, क्या साइन करता है कि जो रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट है वो मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब एक नहीं है। अब सी है, यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लगा है क्योंकि एक है। जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे ना, तो उनको दिखाने के लिए कि हमें इस चीज का मिक्सचर मिला है, एक ये कंपाउंड मिला है प्लस इसके साथ ये मिला प्लस इसके साथ ये मिला, उनके बीच में क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मान लो सी प्लस डी, इसका मतलब मैंने ए के साथ ऐड किया बी, और जो मुझे प्रोडक्ट मिला उसमें सी के साथ क्या था, डी। आ गई भी समझ में, ठीक है। तो ये प्लस का साइन है, यहाँ पे अपनी खत्म होती है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है भाई। अब केमिकल इक्वेशन एक्चुअली अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे भी केमिकल इक्वेशन कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, इसका भी थोड़ा सा पार्ट रह गया है। अब बात है, देखो क्या रह गया है, ठीक है, मुझे मोस्टली केमिकल इक्वेशन का पता चल गया, मगर बात क्या रह गई है, बात रह गई क्या, मान लो फिर से वो एग्जांपल उठाते हैं पहले वाला, मान लो कॉपर प्लस ऑक्सीजन CuO, मैंने बता दिया यहाँ कैटलिस्ट लगते हैं, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, या स्पेसिफिक कंडीशन लगती है, यहाँ दो हैं इसलिए पॉजिटिव। पर जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना कॉपर लेना है, ऑक्सीजन कितनी यूज करनी है और मेरा कॉपर ऑक्साइड कितना बनेगा, ये तो मुझे अब तक पता चला ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो इस चीज को पता करने के लिए हमें क्या करना है, इस चीज को बैलेंस करना पड़ेगा भाई,
ठीक है, केमिकल इक्वेशन अभी रह गया है क्या, इसको बैलेंस करने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो भी लगेगा, मतलब 2 लगा, मान लो मैं इसको ही करता हूँ एक बार, ठीक है, ऑक्सीजन 2, तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, ये होगी बैलेंस। तो अगर मैंने बैलेंस कर दिया तो मुझे इसकी पूरी जानकारी मिलेगी कि कॉपर के 2 यूज किए गए हैं एटम, क्योंकि ये अकेला है, 2 एटम किसके यूज किए हैं, कॉपर के, एक मॉलिक्यूल किसका यूज किया गया है, किसका यूज किया हुई, ऑक्सीजन का, और मुझे 2 मॉलिक्यूल मिले हैं, या फिर 2 मॉलिक्यूल मिल गए कॉपर ऑक्साइड के, या फिर एक कंपाउंड मिला कॉपर ऑक्साइड जिसके मुझे टोटल 2 मॉलिक्यूल मिल गए। आई समझ में भाई, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, क्योंकि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मुझे ये नहीं दिया जाएगा, मुझे दिया जाएगा ये। किसी भी कंपाउंड को जब रिएक्शन करवाते हैं हम ग्राम में ही करवाते हैं ना अभी, जब तक उसका एटॉमिक नंबर तो पता है, जब तक इसका मास नहीं निकाल पाऊंगा, 2 कॉपर, इसका एटॉमिक मास गुना में 2, तो मुझे इसका मास नहीं मिल जाएगा, इसका 16 दूनी 32, यहाँ पे इन दोनों का गुना करके, ठीक है, तो आंसर निकल आएगा। तो इससे मुझे इसकी पूरी जानकारी मिलेगी, उससे पहले नहीं मिल सकती। तो अगर केमिकल इक्वेशन की पूरी जानकारी चाहिए तो मुझे एक कौन सा टॉपिक करना पड़ेगा भैया, कौन सा, बैलेंसिंग, केमिकल इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसको भी ऐसे ही बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, मैं बैलेंसिंग से पहले आपको एक 9th क्लास में लेके जाऊंगा। अभी 9th क्लास में आपने एक लॉ पढ़ा था, कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये मिलेगा आपको कौन से चैप्टर में, 3rd चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में मिलेगा, सेकंड चैप्टर के अंदर, सेकंड या थर्ड पेज, ठीक है, सेकंड चैप्टर में मिलेगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके अंदर सबसे पहला लॉ क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास बस एक चीज बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो क्या बोलता है, इसने बोला A प्लस बी मिलाया मैंने तो C मिल गया अभी मुझे, ये कोई भी रिएक्शन ले लो, ठीक है भाई। इसने बोला है इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो मैंने ये मिलाया, मान लो ये मैंने मिलाया 5 ग्राम, ये मिलाया 8 ग्राम, तो ये कितना हो गया 13 ग्राम। तो इसने बोला है जो प्रोडक्ट होना चाहिए ना वो भी कितना होना चाहिए, 30 ग्राम ही होना चाहिए, 13 ग्राम सॉरी। ये अगर 13 ग्राम है तो ये भी 13 ग्राम ही होने चाहिए, कंडीशन ये होगी, तभी क्या होगा, ये लॉ क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। और अगर मैं बात बताऊं, अगर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया ना भाई, तो आप एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड नहीं बोल सकते, किसी भी वे में कोई नहीं मानेगा। आगे भी समझ में, तो ये कंडीशन सबसे पहले जरूरी है, ठीक है, ये वाला। अब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या आ गया, एक बार याद आ गया। अब बात चलते हैं, अब मैंने इसका फायदा क्या, मैंने क्यों बताया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें मैंने बताने का मोटो ये है कि मतलब केमिकल बैलेंसिंग जरूरी है। जो केमिकल बैलेंसिंग है वो क्यों जरूरी है भाई, केमिकल बैलेंसिंग जब तक हमें कोई पता नहीं चले ना कि जरूरत क्या है इस चीज के, मूव करना पसंद नहीं होता, ठीक है। अब हमें पता है कि बिना इस लॉ को सेटिस्फाई किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई किए बिना हम कोई भी बैलेंसिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और बैलेंसिंग इसी की बेस पे होगा, अगर हम बैलेंस कर रहे हैं ना, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो किस चीज के लिए कर रहे हैं, ताकि ये संतुष्ट रहे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को संतुष्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब देखो बैलेंसिंग करने का तरीका, ठीक है भाई, ये आपका 10th क्लास का तरीका है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इस मेथड को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और ये यूज होता है बेटा आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी है,
ठीक है, मगर बेसिक के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है, ठीक है। मान लो मैं कोई भी लेता हूं, अपना वही ले लेते हैं एक बार, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, सेम अभी तक 20 बार लिख चुके हैं इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, देखो एक चीज, इसको बैलेंस कर लो, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, ये रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सॉरी। अब लेते हैं दूसरी, N2 प्लस H2, ये होगी भाई NH3 होगी। अब इसमें देखो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड थी, इस तरह की रिएक्शन जो पहले ही जिसको क्या करना पड़ता है, बैलेंस नहीं करना पड़ता, उसको बोलते हैं ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। जरूरी नहीं है हर रिएक्शन जो बनी है, हर रिएक्शन जो होती है उसको बैलेंस करना ही जरूरी है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होती है जो ऑलरेडी बैलेंस्ड बनती है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो देखो इधर नाइट्रोजन कितने, 2, हाइड्रोजन 2, नाइट्रोजन मान लो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, हाइड्रोजन यहाँ मैंने 3 लगा दिया, ये बैलेंस होगी, ठीक है। तो इस तरह से मुझे क्या चाहिए, बैलेंसिंग आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम करके देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई करते हैं अपना बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करने के लिए कुछ रूल दिए गए हैं, ठीक है। उन रूल को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला रूल क्या है, राइट द केमिकल रिएक्शन इन वर्ड्स, वर्ड्स में लिखोगे इसको। मान लो मैं वही लेता हूं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, गैस अभी दोनों क्या बन गया मेरा, अमोनिया, ठीक है भाई। नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करवाएंगे, हमारा क्या बनेगा भाई, अमोनिया बनेगा, ठीक है। सेकंड क्या है, राइट इन सिंबॉलिक वे, मतलब सिंबल की वे में इसको क्या, सिंबल की वे में इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करेंगे, देखो बेटा, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2, हाइड्रोजन का H2 क्या बन गया, NH3, आगे भी समझ में, ठीक है। थर्ड क्या करो, इसने बोला है आगे के इसी के अंदर करूंगा, ठीक है, जो राइट दी एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को किस में लिखो, इन बॉक्स, बॉक्स के अंदर लिखो। एलिमेंट्स का मतलब कोई एटम होगा या फिर मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो। तो मैंने इसको क्या कर दिया अभी बॉक्स के अंदर, तीनों को बॉक्स के अंदर कर दिया अभी मैंने, देख लो कर चुका हूं मैं, ठीक है भाई। तो ये कर दिया। फोर्थ क्या बोला है, कंपेयर करो कंपेयर द जो एटम है या फिर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल ऑन बोथ साइड। अब ये मत पूछना भाई बोथ साइड का मतलब क्या है, बोथ साइड का मतलब है एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। एक रिएक्शन के 2 साइड होती है, एक रिएक्टेंट साइड एक प्रोडक्ट साइड, ठीक है भाई। ये पूछने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो बात करते हुए क्या, इसको मिटा रहा हूँ, ये भी किसी काम का नहीं हमारा, ये तो हाँ मेथड का नाम लिख लेना, अभी मिटा दिया मैंने, ठीक है भाई। तो क्या हो गया, अब ये हो गया। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ, इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ कि मैंने नाइट्रोजन ले लिया प्लस हाइड्रोजन ले दिया, अमोनिया बन गया। इसको मैंने क्या कर दिया, अब तक मैंने सारी बात मान ली कि क्या क्या, इसको सर्कल में भी कर दिया भाई बॉक्स, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं इनको, नेक्स्ट इसकी जो कंडीशन थी क्या, कि कंपेयर करो दोनों साइड। कंपेयर का मतलब है ये हो गई रिएक्टेंट साइड, सॉरी प्रोडक्ट साइड हुई, ये हो गई प्रोडक्ट साइड, ये हो गई रिएक्टेंट साइड, ठीक है भाई। और रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या बना, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन कितने हैं, कितने भी रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 1, दिख रहा होगा। यस सर।
इधर हाइड्रोजन कितने आ गए भाई? 2 2। उधर हाइड्रोजन कितने हो गई? 3। अब देखो भाई लास्ट पॉइंट ये कर दिया भाई। लास्ट पॉइंट क्या है? मल्टीप्लाई विद एप्रोप्रिएट नंबर टू बैलेंस। इसने बोला है उसके बाद आप खुले हो, खुले छोड़ दिए कि अभी किसी भी तरीके से कोई भी डिजिट इधर लगाओ, इधर लगाओ, इधर लगाओ, लास्ट में बैलेंसिंग कर दो। ठीक है, इसने बोला है। अब बैलेंसिंग का तरीका क्या है कि सबसे पहले वो कंपाउंड उठाओ जो सबसे बड़ा है, क्योंकि उसके अंदर जो होगा सारे कंपाउंड मिल जाएंगे। अब ये अकेला इसके अंदर दोनों है, तो इसमें बैलेंसिंग के चांस सबसे ज्यादा है। यहाँ पे नाइट्रोजन है 1, यहाँ नाइट्रोजन 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगा दिया भाई। ठीक है, नाइट्रोजन हो गए 2, मगर प्रॉब्लम क्या हो गई? अब नाइट्रोजन हो गए भी इधर भी क्या हो गए? 2, मगर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? हाइड्रोजन हो गए भी 6, क्योंकि 3 दूनी 6। अगर किसी के दिमाग में ये है कि मैं ये 2 यहाँ लगा दूंगा, ये 3 यहाँ लगा दूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत है। कंपाउंड के आगे लगाना है, ये पूरा है इसके आगे लगाना भी। ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा हो, ये 3 अक्षर का भी होगा ना, 3 एलिमेंट्स भी होंगे, तो भी आगे लगाना पड़ेगा और सबकी गुना होगी इसके साथ। तो क्या हो गया? 6। तो क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन के आगे क्या लगा देंगे हम? 3। तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ये हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। ठीक है भाई। अब देखो, अभी मैंने एक चीज बताई कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। अब मैं एक बार ये चीज और दिखा देता हूँ। ठीक है, बुक में नहीं मिलेगी भाई, बुक में नहीं मिलेगी कि एक्चुअली ये किया क्यों गया है। ये किया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करने के लिए? सेटिस्फाई करने के लिए। अभी देखते हैं कैसे सेटिस्फाई कर दिया। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ? नाइट्रोजन 2 है, तो 2 गुणा में नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 14, 14 दूनी 28। हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन कितने हैं? 6 हाइड्रोजन हो गए भाई। तो 6 गुणा में 1, तो 6 कितने हुए? 8 और 6 34 हो गई भाई, है ना। तो यहाँ आया मेरा आंसर कि मैंने 34 ग्राम क्या लिए हैं? रिएक्टेंट्स लिए हैं, जिनमें से 28 ग्राम तो मैंने नाइट्रोजन लिया और 6 ग्राम क्या लिया है? हाइड्रोजन लिया है। ठीक है भाई। अब मेरा प्रोडक्ट साइड की तरफ चलते हैं। 2 गुना में नाइट्रोजन तो हो गए 2 गुना में 14, ये हो गए, और हाइड्रोजन 3 दूनी 6, तो 6 हाइड्रोजन का मतलब है 6 गुना में एटॉमिक मास 1, तो इधर होगा 28, इधर हो गया 6, तो ये कितना होगा? 8 6 34 ग्राम। तो मेरा क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू दिस इज, ये इक्वल टू ये हो गया। भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर दिया मैंने? सेटिस्फाई कर दिया। और मेरी इसका मतलब जो मेरी ये केमिकल रिएक्शन जो मैंने बैलेंस किया ना, ये 100% ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये भी आपको करना आ गया। ठीक है, ये आपको करना भी नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने बताया बस रिलेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और बैलेंसिंग के बीच में। ठीक है भाई, अब करते हैं कुछ और रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है भाई, मान लो मैंने N2 प्लस Cl2 क्या बनेगा मेरा? NaCl। ये कैसे? सॉरी Na। ठीक है, NaCl। अब देखो पहली बात, सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? Na पॉजिटिव। ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 और 1। इसने 8 करने हैं अपने लास्ट में, तो ये 7 लेने से अच्छा है 1 को क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। इसलिए जिस चीज ने डोनेट किया उसके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? 1, तो 1 पॉजिटिव। और Cl क्या बनता है? नेगेटिव। कितने Cl नेगेटिव होंगे? 2। ठीक है, 2 Cl नेगेटिव का मतलब क्या है? हाँ, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टोटल 2 क्लोरीन बन गए। ठीक है, मान लो यहाँ पे Cl नेगेटिव माइनस में तोड़ रहा हूं। Cl नेगेटिव क्यों बना भाई? देखो 17 होता है, 2 8 और 7। इसको 7 देने से अच्छा है 1 ले लेगा ये। ठीक है, तो जिसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया उसके ऊपर आ गया अभी
नेगेटिव, Cl नेगेटिव की पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी भाई, ठीक है। तो इसने ये तो एक पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ गया और NaCl बन गया, ठीक है। ये तो इसकी थी डिसोसिएशन, जो आयंस में डिसोसिएट हो गए, एक्चुअली रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है भाई, ये आ गई भाई। अब बात करते हैं इसको बैलेंस करने की, ठीक है। बैलेंस करने का सबसे पहला तरीका क्या होगा, क्लोरीन यहाँ पे 2 है, देखो बड़ा ले लिया, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन हो गए 2, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दिए 2, यहाँ पे सोडियम, तो यहाँ पे 2 सोडियम हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ये सेशन यही खत्म करते हैं, ठीक है। मान लो मैंने ले लिया एक एग्जांपल लेते हैं अभी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्या हो गया CaCO3 बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इट इज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बैलेंस करेंगे, कैसे होगी बैलेंस, देखो कैल्शियम 1, यहाँ भी कैल्शियम 1, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ ऑक्सीजन 3, यहाँ कार्बन 1, यहाँ कार्बन 1। तो ऐसी रिएक्शंस, मैंने बोला था हर रिएक्शन ऐसी नहीं होती जिसको क्या करना पड़े, बैलेंस करना पड़े, और जिस रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना पड़ता वो क्या होती है, ऑलरेडी बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। एक आखिरी ले लेते हैं, सिल्वर प्लस क्लोरीन के साथ, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, क्या बनेगा सिल्वर क्लोराइड, AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बनेगा भाई, ठीक है। तो इसको बैलेंस करने का तरीका, 2 क्लोरीन, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ये कर दिया 2 से, अब सिल्वर भी क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ठीक है भाई। ये क्या हो गई, एक बैलेंस रिएक्शन हो गई। तो आज आपने क्या क्या किया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के पार्ट, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, केमिकल इक्वेशन की मतलब जरूरत क्यों पड़ती है, और केमिकल इक्वेशन का रिलेशन विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद हमने किया भाई बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग के अंदर हमने रिलेशन किया था, ठीक है भाई। तो आज का ये सेशन आपका यही खत्म होता है। इसके आगे का जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक यू।